नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे 33। दोस्तों, आज शनिवार है और आज जो नंबर है कहानी का तांत्रिक मैडम जी का। आप लोग भी कमेंट करते रहते हो कब आएगी मैडम जी की कहानी। तो लीजिए, आज मैं कहानी लेकर के आ चुका हूँ तांत्रिक मैडम और आशीष की। तो देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आज फार्म हाउस में बड़ा चहल पहल सी दिखाई दे रही थी। चहल पहल ऐसे थी, अब एक कमरे में आशीष भी तैयार हो रहे थे, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, और दूसरे कमरे में तांत्रिक मैडम के कमरे में दोनों लोग यानी कि अंग्रेज मैडम और तांत्रिक मैडम वो भी तैयार हो रही थी। तांत्रिक मैडम तो सफ़ेद साड़ी में एक परी समान लग रही थी और गुलाबी पिंक साड़ी में अब अंग्रेज मैडम भी बला की खूबसूरत लग रही थी। दोनों बार बार अब आईने के सामने जाती, एक दूसरे से पूछती कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। फिर दोनों संतुष्ट हो चुकी थी, मतलब सही है। लेकिन ये लोग जा कहाँ रही है? अब उधर जो आशीष थे वो भी अब तैयार हो चुके थे और अपने कमरे से निकल करके मैडम के कमरे में आ चुके थे। दरवाज़ा खटखटा करके मैडम आवाज़ लगाई कि आशीष दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। अब आशीष तो एकदम हैंडसम लग रहे थे। मैडम, अंग्रेज मैडम अब उनको देख करके मुस्कुरा रही थी। कमाल है आशीष, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हो। सही बात है, कपड़े से इंसान बिल्कुल बदल जाता है। ये कपड़ा तुम पर बहुत फब रहा है। तांत्रिक मैडम और अंग्रेज मैडम अब तारीफ कर रही थी आशीष जी की। आशीष कहने लगे, मैडम चलिए, शुक्रिया आपका तारीफ करने का, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? आपने तो बताया नहीं, कि बस बोला कि आशीष तैयार हो जाओ जल्दी से, हमें किसी पार्टी में जाना है। किसकी पार्टी में? तब तांत्रिक मैडम कहने लगी कि आशीष, एक मेरा दोस्त है, नाम है उसका नवीन। वो भी तांत्रिक है, लेकिन काम नहीं करता तांत्रिक का। हम दोनों विद्या जो थे ना, एक ही साथ सीखे थे, लेकिन वो शौकिया तांत्रिक का काम सीखा था। उसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। अब वो विद्या में बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन किसी का भला नहीं करता। ना जाने उस विद्या का क्या उपयोग करता है। आज उसका बर्थडे है और उसने बड़े प्यार से बुलाया है कि आप लोग आइएगा अपनी टीम लेकर के। मैं तो मना कर दी थी आशीष, लेकिन वो बार बार आग्रह करने लगा कि नहीं मैडम, आपको आना ही है। तब मैं सोचा चलो, किसी का दिल नहीं तोड़ते, आ जाएंगे। हम वहीं जा रहे हैं उसके पास में। तो अब आशीष घड़ी देखने लगा, बोलने लगा, मैडम शाम का 6 तो बज गया, अब कहाँ जाना है ये तो आप ही जानती हैं, कितना टाइम लगेगा, अब हमें तो निकलना चाहिए। मैडम बोली, मुझे पता है कितना दूर हमें ड्राइव करनी है, और चलो अब वाकई देर हो जाएगी, अब लो अब हम लोग निकल लेते हैं। और इसके बाद मैडम और आशीष, अंग्रेज मैडम कार में सवार हो चुके थे। कार उनकी अब स्टार्ट हो चुकी थी, अब एक तरह से हाईवे पर आ गए थे। अब कार मैडम चला रही थी, आशीष पीछे बैठे हुए थे और अंग्रेज मैडम अब मैडम के बगल वाली सीट पर। अंग्रेज मैडम ने परफ्यूम बड़ा खुशबू वाली लगाई थी, मतलब बेहतरीन खुशबू वाला। इससे आशीष को थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, बार बार जैसे मदहोश हो जाते थे उस खुशबू को सूंघ करके। अब उधर जो मैडम, अंग्रेजी मैडम, कभी कभी मुड़ करके आशीष की तरफ देखती और मुस्कुरा देती, और आशीष अपना चेहरा दूसरी साइड कर देती। मैडम सब कुछ अब रोड पर निगाहें रखी हुई थी, कभी कभी बैक मिरर में आशीष को देख लेती थी, और जब दोनों का नज़र मिलती ना तो मैडम भी मुस्कुरा देती थी। वाकई में आशीष आज बहुत शानदार दिख रहे थे, किसी प्रिंस की तरह। और वाकई में जो उनका चेहरा मोहरा
और शरीर था गठा हुआ शरीर, किसी प्रिंस से कम का तो था नहीं। आखिरकार चलते रहे। अब रात के 9 बज चुका था। आशीष पूछ रहे थे मैडम जी से कि मैडम जी अब कितना दूर जाना है। मैडम कहने लगी बस थोड़ा दूर और 9:30 बजे तक हम उनके घर पर पहुंच जाएंगे, नबीन के घर पर, और वो भी हमारा इंतजार ही कर रहे होंगे। मैंने भी टाइम यही बताया था। चलो देर नहीं हुई, हम लोग बिल्कुल सही टाइम पर चल रहे थे। हाँ, इसके बाद गाड़ी स्पीड और पकड़ लिया था। अब तो रोड थोड़ा सा खुला भी होने लगा था, लेकिन शहर तो पीछे छूटता जा रहा था। तो आखिर मैडम जा कहाँ रही है? आगे तो खेत खलिहान, बगीचा ऐसी सब दिख रहा था। आशीष परेशान हो रहे थे। बार बार सवाल पूछने का उनका दिल होता था कि मैडम से पूछे कि मैम शहर तो पीछे छूट गया, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं जंगल में तो वो पार्टी नहीं कर रहे हैं ना जन्मदिन का? लेकिन बोल नहीं पाए। मैडम अब शायद उनका मतलब समझ गई थी और कहने लगी कि आशीष शांत रहो। वो जो उनका घर है ना फार्म हाउस में, जैसा हमारा घर है ना उनका भी घर है, उसी फार्म हाउस में रहते हैं और वो भी हमारी तरह बहुत एकांत में बना हुआ है। उनको भी मेरे तरह एकांत में रहना अच्छा लगता है। तो चलो बस हम कुछ ही देर में पहुंच ही जाएंगे। और इसके बाद उनकी गाड़ी धड़धड़ाती हुई निकल रही थी और फिर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ चुकी थी। 2 किलोमीटर का सफ़र कच्चे रास्ते पर करना पड़ा। अब फिर एक जगह रोशनी ही रोशनी नजर आती हुई दिखाई दी। रोशनी को देख करके समझ गए आशीष कि हो ना हो यही फार्म हाउस होगा जहाँ पर रोशनी रोशनी नजर आ रही है। वाकई में वही फार्म हाउस था। जब वहाँ पहुँचे ना तो कम से कम 50 गाड़ी वहाँ पर लगी हुई थी। एक से एक बढ़िया बहुमूल्य गाड़ी वहाँ दिखाई दे रही थी, चमचमाती हुई गाड़ियाँ। इसके बाद मैडम जी कार पार्क कर दिया। फिर उस पार्टी में एक तरह से शामिल हो चुकी थी, लेकिन किसका पार्टी था अभी मालूम नहीं हो रहा था। आशीष उस नबीन को देखना चाहते थे जो मैडम जी का दोस्त था। आखिर वो देखने में कैसा लगता है जो मैडम जी का दोस्त है। और वो तंत्र विद्या एक साथ ही मैडम जी और नबीन ने एक साथ प्राप्त किया था। तो अब उनके मन में जिज्ञासा थी, लेकिन मैडम जी से पूछ नहीं पा रहे थे। आखिरकार एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान जिसके घुंघराले बाल थे और मैडम जी से आकर के अब मिलने लगा। तुम तो बिल्कुल पंक्चुअल टाइम की हो। मैडम मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ नबीन, मैं जो वादा करती हूँ ना उसका अच्छी तरह से निर्वाह करती हूँ। देख लिया ना, मैं बोली थी ना मैं वक्त पर पहुँच जाऊँगी। तब आशीष को लगा कि हो ना हो यही है नबीन जो इनकी मित्र है। खैर नबीन का उन दोनों के बीच में कोई काम नहीं, तो ये आशीष का नबीन के बीच में कोई काम नहीं था। तो अपना आशीष जो थे अब जिधर स्टॉल लगी थी खाने पीने का उधर मुड़ चुके थे। और वो लोग दोनों मिलकर के अब एक जगह पर ड्रिंक ले रहे थे, कोल्ड ड्रिंक, और बातचीत भी कर रहे थे। मैडम कभी कभी मेरी तरफ देख लेती थी। जब मैं उनको दिख जाता था ना तो वो संतुष्ट हो जाती थी। अब फिर उनका वार्तालाप सही ढंग से चलता रहा। इसके बाद मैं जब था ना खड़े खड़े थक चुका था। मुझे लगा कि बस आप सोफे पर बैठकर थोड़ा देर आराम करना चाहिए। मैं सोफे पर बैठ गया था। अब मेरी निगाह से कब मैडम निकल गई और अंग्रेज मैडम पता ही नहीं चला। दोनों की दोनों अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। साथ में वो जो नबीन नाम का लड़का था जो तांत्रिक था वो भी नज़र नहीं आ रहा था। अब ये लोग कहाँ गए? मैं उठ करके खड़ा हो गया। अब उस भीड़ में उनको ढूंढने लगा, लेकिन वो लोग कहीं नज़र नहीं आए। वो जो फार्म हाउस था ना मैडम के फार्म हाउस से बहुत बड़ा था। अब बहुत शानदार तरीके से बना हुआ था। अब मैं अंदर कहाँ जाऊँ, कहाँ देखूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आशीष मन ही मन सोच रहे थे कि हे भगवान, ये दोनों के दोनों लोग कहाँ चली गई,
ना तो अंग्रेज मैडम दिख रही है और ना मैडम जी कहाँ गई, कहीं बाहर तो नहीं निकल गई, वो लड़का भी तो नहीं दिख रहा। एक तरह से आशीष जो थे ना अब थोड़ा जेलस टाइप के हो गए थे, जल रहे थे। कहीं वो लड़का अब मैडम जी के साथ, अब मन में तरह का ख्याल आने लगा था, लेकिन वो झिड़कती है, नहीं नहीं मेरी मैडम जी ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे काम कभी नहीं करती। अब इंतज़ार करते रहे। अब करीब करीब 1 घंटा बीत चुका था। अब जो मेहमान थे ना अब खाने पर टूट पड़े थे। अब डीजे बज रहा था, गाना हो रहा था, सब एंजॉय भी कर रहे थे, जिसको भूख लग रही थी वो खाना भी खा रहा था। अब इस तरह का प्रोग्राम चल ही रहा था। अब पीने पिलाने का अब एक और जगह थी जहाँ पर जिसको पीना पिलाना होता था वहाँ पहुँच जाता था। अब आशीष को तो इन चीज़ों में अब रुचि नहीं थी। अब एक जगह पर बैठ कर के इंतज़ार के अलावा उनके पास कोई काम ही तो नहीं था। अब दिल जो उनका था धड़क रहा था कि आखिरकार दोनों के दोनों ये मैडम कहाँ गई। वो नवीन नाम का लड़का भी दिख नहीं रहा था। आखिरकार वो एक कोठी के अंदर से निकल करके आती हुई देखी और वो नवीन नहीं था, दोनों थी, दोनों मैडम ही थी। मुस्कुराती हुई बात करती हुई जब आशीष को नज़र आई ना तब आशीष का मन शांत हुआ कि चलो दोनों सही सलामत हैं और मुस्कुराती हुई आ रही है। इसके बाद वो आशीष के पास आ गई। हाँ, मैडम खुद कहने लगी, आशीष वो मेरा जो दोस्त है ना नवीन, वो अपना महल एक तरह से अपना कोठी दिखाने के लिए ले गया था। उसकी कोठी तो एक महल के समान ही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें का सजावट कर रखा था, वही सब चीज़ें दिखा रहा था, बहुत शानदार है। आशीष मैं भी सोचती हूँ कि अपने कोठी का कुछ ऐसा ही करूँ। आशीष सब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। मैडम उनके बगल में बैठ गई थी। और फिर मैडम पूछने लगी, आशीष तुमने कुछ खाया पिया? आशीष ने बोला, हाँ मैंने तो खाना खा लिया, आप लोग कुछ खाए हो कि नहीं? और तब मैडम और बोल पड़े कि हम लोग तो अंदर ही खा लिए थे, हमारा पेट तो भर चुका है, तो अब चले हम, अब तो हाँ कोई काम नहीं है हमारा। मैं बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आशीष जल्दी से बोले। अब फिर वो लोग अपनी कार के पास में, हाँ उनसे मिलने के लिए उनका दोस्त अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका नाम था नवीन। और मैडम को मैं देख रहा था कि वहाँ पर कोई लोग पहचानते भी नहीं थे, हालांकि सब जुआ ही थे। और मैडम से किसी ने कोई हाल चाल भी नहीं पूछा, सिर्फ नवीन के अलावा। तो इसका क्या मतलब है? खैर जो भी मतलब हो वो तो बाद में पता चलेगा। अब तीनों लोग अपने कार में बैठ चुके थे। आधी रात का वक्त हो चुका था। इसके बाद मैडम कार चलाती हुई चल पड़ी। रास्ते में एक जगह जरूर रुके चाय पाने के लिए। सफ़र लंबा था और थका देने वाला भी था। जब अपना चाय पानी पी कर के अपने फार्म हाउस पर गए ना तो सुबह के लगभग 3:30 बज रहा था। और जैसे ही गेट पर गाड़ी रोकी तो देख करके हम लोग हैरान रह गए थे। मेन गेट खुला हुआ था, उसका जो ताला था वो एक तरफ पड़ा हुआ था, मतलब कि हमारे घर में कोई चोरी हो गई, फार्म हाउस में चोरी हो गई। अब मैडम जी और मैं दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। इसके बाद कार दंदनाती हुई पोर्च में जाकर रुकी। जैसे ही हम अंदर के दरवाजे पे जा रहे हैं तो वहाँ भी एक कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। दरवाज़ा तो खुला हुआ था, ताले गिरे हुए पड़े थे। इसके बाद मैडम साधना गृह में पहुँचती है। साधना गृह में भाग करके जैसे उनका कोई अनमोल खजाना उस जगह पर रखा हो। और जैसे ही साधना गृह में पहुँचती है ना तो हैरान रह जाती है, उसका भी दरवाज़ा खुला हुआ है। मैडम एकदम दौड़ती हुई अंदर पहुँचती है और फिर एक जगह पर बैठ जाती है। मैं समझ गया था कि हमारे घर का सत्यानाश हो चुका है। अब लग रहा है कि सब कुछ चोरों ने चुरा लिया है। मैं और अंग्रेज मैडम साधना गृह में पहुँचे
तो मैडम अपने दोनों हाथ सर पर रख कर के और जैसे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मतलब साधना गृह में ऐसा अमूल्य चीज़ क्या रखा हुआ था जिसके लिए मैडम परेशान थी। उनका अमानत तो उनके कमरे में होना चाहिए। मैं मैडम से कहने लगा कि मैडम हुआ क्या इस जगह पर। मैडम कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन मुझे अब शक था कि जब इस जगह पर भी सब कुछ चोरी हो चुका है तो मैडम जी का कमरा भी हो सकता है कि वहाँ भी कुछ अब ऐसा ही हुआ हो। मैं भागता हुआ मैडम जी के कमरे में गया तो मैं देख करके एकदम आश्चर्य में पड़ा हुआ था। उसका भी दरवाज़ा खुला हुआ। सबसे कमाल की बात है, जो उनका पलंग के नीचे तहखाने की सीढ़ी थी वो खुली नजर आ रही थी। अब सारा खेल मुझे समझ में आ चुका था कि ये काम बहुत सोच समझ के किया हुआ है। चोरों को नहीं मालूम होना चाहिए कि इस पलंग के नीचे तहखाने में जाने का रास्ता भी है। उनको कैसे मालूम होगा? जरूर किसी अपनों का काम होगा जो इस जगह का जानकारी रखता हो, या फिर बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हो जो कुछ अपने आप पता लगा सकता है। ये आम चोर तो इस जगह पर आ ही नहीं सकते। मैं मैडम के पास पहुंचा तो मैडम रो रही थी, आंसू बह रहा था। अब मैं उनको उठाया कि मैडम जी चलिए, अब रोने से कुछ नहीं होता। जो सामान चला गया है आप उसको क्या कर सकते हैं। चोर था, चुरा के ले गया। आपका कमरे का भी वही हाल है। और सबसे बड़ा गजब, तहखाना भी खुला हुआ है। मतलब ये जो चोर है ना, आम चोर नहीं है। अब आशीष जो थे ना, मैडम जी को बता रहे थे, अपना मन का शंका जाहिर कर रहे थे। और मैडम बिल्कुल बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। अंग्रेज मैडम उनको समझा रही थी कि आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो कुछ गया है हम वापस पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैडम शांत नहीं हो रही थी। आखिरकार आशीष और अंग्रेज मैडम उनको सहारा दे करके एक तरह से और उनके कमरे में पहुंचाया गया। तहखाना का जो रास्ता था वो भी खुला हुआ था। जैसे ही मैडम ने देखा और रोने लगी थी। अब फिर एकाएक कहने लगी कि आशीष, हम लोग लूट चुके हैं, सब कुछ हमारा तबाह हो गया है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ नष्ट हो गया। अब आशीष और अंग्रेज मैडम की तरफ देख रही थी। वो भी एक तरह से आंसू बहा रही थी। अंग्रेज मैडम, इतना दुख तकलीफ मैडम की आंखों से कभी आंसू नहीं निकला, लेकिन आज तो उनकी आंसू थम नहीं रहे थे। अब वही हाल आशीष का भी था, लेकिन आंसू बहाते हुए भी समझा रहे थे कि मैडम जी, अब जो होना था हो चुका, अब हमें आगे देखना है, आखिर ये सब कौन कर सकता है। जब आशीष बोले ना तो मैडम का आंसू रुक गया। एक तरह उनके चेहरे पर खून जैसा दिखाई देने लगा, चेहरा लाल सा हो गया, आंखें भी एकदम लाल जैसी होने लगी। मतलब मैडम गुस्से में आ चुकी थी। अब कहने लगी कि आशीष, मैं जानती हूँ शख्स को, जो इसने सब जो करवाया है ना, मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ। उसको अगर मेरा सामना करना था, मेरे से दुश्मनी थी, तो मेरे सामने आकर बात करता ना। पीठ के पीछे ये सब क्यों खेल खेल रहा है। अब आशीष अंग्रेज मैडम सकते में आ चुके थे कि आखिर मैडम जानती है कि कौन हो सकता है। मैडम पूछने लगी कि आखिर कौन हो सकता है। अंग्रेज मैडम पूछने लगी तो मैडम कोई जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, कहने लगी, इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगी, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, चाहे वो कहीं भी जाके छुपे, लेकिन मैं उसको बाहर निकालूंगी और सब कुछ अपना उससे वापस छीनूंगी। ये तो मेरा प्रण है। आशीष भी पूछ रहे थे कि मैडम, ये कौन हो सकता है, आप किसकी बात कर रही हैं। आप जो मैडम थी कहने लगी, आशीष, अभी आप शांत रहो, मेरा गुस्सा बहुत बढ़ा हुआ है, मैं अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद आशीष की हिम्मत नहीं थी कि दोबारा मैडम जी से पूछ सके। वो भी अब थोड़ा डर गए थे। पहली बार इतना गुस्सा मैडम को देखा था। गुस्से से तो लगभग मैडम कांप रही थी, चेहरा एकदम सुर्ख हुआ पड़ा, आंखों में जैसे खून उतर चुका है।
अंग्रेज मैडम भी डर गई थी, वो भी पीछे हट गई थी। मैडम आखिरकार एक सोफे पर बैठ गई। अब ना तो आशीष उनके पास जा रही थी, ना अंग्रेज मैडम। दोनों को दोनों डरे हुए दिखाई दे रहे थे कि मैडम कब भड़क जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरकार आधे घंटे के बाद मैडम का गुस्सा अपने आप शांत हुआ। अब फिर वो नॉर्मल तरह में आ चुकी थी। सबसे पहले आशीष को बुलाया कि आशीष मेरे पास में आओ। आशीष दौड़ते हुए अब मैडम जी के पास पहुंचे। आशीष, ये दरवाज़ा जो था आपके अलावा और तो कोई नहीं जानता। मैं अब मैडम की तरफ देखने लगा था कि मैडम ऐसा क्यों पूछ रही है। मैंने कहा कि मैडम मुझे कैसे मालूम, मैं इस जगह के जानता हूँ, ये तो मुझे पता है, लेकिन तीसरा कोई जानता है कि नहीं जानता है अब मेरी नज़र में तो नहीं है। तब मैडम फिर अपने हाथ की मुठ्ठियाँ भींच गई। चेहरे पर एक बार खून और उतर गया। अब कहने लगी, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो पताल के अंदर भी जाकर छिप जाए, मैं उसको निकाल ले आऊँगी। मैं अब भली भांति जान चुकी हूँ कि ये सब कौन करवा सकता है। लेकिन मैडम उस व्यक्ति का नाम बिल्कुल नहीं बता रही थी। एक तरह से मैं और अंग्रेज मैडम अब मैडम से मुंह से आवाज़ सुनना चाहते थे कि वो व्यक्ति का नाम क्या है, लेकिन मैडम बताए तब ना। आखिरकार मुझे लगा कि मैडम को पानी पिलाना चाहिए, अब तभी इनका गुस्सा और शांत होगा। मैं किचन में भाग के गया और इसके बाद मैं मैडम जी को पानी पिला दिया। पानी पी करके अब थोड़ा वो रिलैक्स नज़र आ रही थी, लेकिन अभी भी अंग्रेज मैडम दूर सोफे पर बैठी हुई थी। और इसके बाद अब जो मैडम थी ना, आशीष से कहने लगी, आशीष ये तहखाने का दरवाज़ा बंद करो, कालीन बिछाओ और पलंग को सरका दो, बराबर करो। अब तो देखा जाएगा जो होगा। हम लोग तो काफ़ी नुकसान अब उठा चुके हैं, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब तो एक तरह से हमें जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा इस काम के लिए। अब आशीष को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या क्या नुकसान हो गया भाई, जो मैडम इतनी निराश हो चुकी है, कह रही है कि सब कुछ ख़त्म, अब तो हमें जीरो से शुरुआत करना पड़ेगा। धन की कमी हो गई, धन चोरी हो गया, और क्या हो सकता है। तब मुझे एहसास हुआ कि अरे ये रूम में जहाँ साधना गृह था, वहाँ भी मैडम जैसे ही अंदर घुसी वो सर पकड़ के बैठ गई। मतलब जो आत्माएं थी उस जगह पर, जो मैडम के साथ देती थी, क्या वो भी चोरी हो चुकी है। तभी तो ये तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ है। मतलब इस घर में जो चोरी कराया है, चाहे चोरी किया है, वो ज़रूर ये यहाँ का हर चीज़ जानता होगा, और नहीं जानता हो तो कोई बड़ा तांत्रिक होगा, कोई जादूगर होगा, तभी तो ये काम कर पाया। मैं अपने ख्यालों में खोया रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, मैडम क्या करेगी। अब कुछ समझ में आए तब तो बात बने। और मैं भी चिंता में बैठा हुआ। अंग्रेज मैडम तो उनका हाल तो और बुरा था, डरी डरी से दिखाई दे रही थी। मैडम सोफे पर अब आराम कर रही थी, कभी कभी अपनी आंखें खोल करके हम दोनों को देख लेती थी। और अचानक मुझे आवाज़ लगाई, आशीष सुनो इधर। मैं पहुंच गया उनके पास में। कहने लगी, अब मैडम को आवाज़ लगाने लगी कि तुम भी आओ मैडम। मैडम अंग्रेज मैडम जो थी अब आकर के सोफे के पास में खड़ी हो गई। अब फिर हम दोनों को देखकर कहने लगी कि आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है। ना मेरे मुंह से आवाज़ निकल रहा था, ना अंग्रेज मैडम के मुंह से। अगर हम लोग जानेंगे तभी ना कि आखिर क्या क्या चोरी हुआ है, क्या क्या कितनी कीमती सामान गया है, तभी तो हम बता पाएंगे। हम दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे। अब फिर मैडम रोने लगी, कहने लगी कि आशीष और मैडम, आप मेरी बात को गहराई तक समझो। अब हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है जिसके सहारे हम आगे बढ़ें। जो कुछ था ना,
सब खत्म हो चुका है। अब हमें फिर उसी जगह पर आके खड़े हो चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब हम जीरो पर आ चुके हैं। अब तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और तब जा कर के हम इस जगह पर पहुँचेंगे। मैडम रोने लगी थी। अंग्रेज मैडम, अब उनकी आंखों में आंसू था, अब मेरे भी आंखों में। अब मैडम को देखता हुआ रुलाई, मेरी आंखों में अभी आंसू आ चुका था। और तभी मैडम कहने लगी अंग्रेज मैडम से कि सुनो मैडम, तुम्हारे पास कुछ गम दूर करने का दवा है? मैं जब सुना ना तो मैं मैडम की तरफ देखने लगा और अंग्रेज मैडम उनका मतलब समझ गई थी। मैं अब मैडम को घूर रहा था। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि ये मैडम ने क्या फरमाइश कर दिया। मैंने कभी मैडम को बीच की वाइन पीते हुए कभी नहीं देखा था, लेकिन आज अंग्रेज मैडम से वाइन मांग रही थी। अब वही हुआ, अंग्रेज मैडम वाइन लेके आ चुकी थी। आज जैसे ही पैग बनाना शुरू किया, एक पैग मैडम जी के हाथ में पकड़ाया और वो अंग्रेज मैडम एक पैग बिल्कुल इतना जल्दी ख़त्म कर दिया जैसे उन्होंने पानी पिया हो। और इसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि आप ले जाओ इसको, अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं अब सब कुछ देख रहा था, महसूस कर रहा था कि मैडम के बहुत सारा नुकसान हो चुका है। इसी गम में मैडम पागल हो चुकी है। एक तरह से मुझे सब कुछ अब समझ में आ रहा था। नहीं तो मैडम कभी वाइन का हाथ नहीं लगाया था। जब से मैंने देखा है तब से कभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके बाद जो मैडम की तेवर थी ना, वो वाइन पीते ही अब बदलने लगा था। फिर हम दोनों को आवाज़ लगाई कि अब तुम लोग मेरे पास में आओ और सुनो, मैं क्या अब तुम्हें बताने जा रही हूँ और इस चीज़ पर हमें काम करना पड़ेगा। और इसके बाद मैडम जी अब बताने लगी थी। जैसे जैसे बता रही थी ना, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। आखिरी बात जब हमने सुना उस व्यक्ति का नाम, तो मैं तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पाया था कि ऐसा भी हो सकता है। वो नाम था नवीन का। मैडम जी का कहना था कि ये सब नवीन ने ही करवाया है। वो मुझसे जलता था, वो मेरे से प्रेम करना चाहता था। कई बार मुझे वो बोल चुका था कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने कहा था, मैडम जी बता रही थी कि मैंने उससे कहा था कि दोस्ती तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेम नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें प्रेम नहीं करती, मेरा पसंद कुछ और ही होगा। इसके बाद नवीन मुझसे जलने लगा था और मुझे अब मेरी नज़र में तो नहीं, लेकिन पीठ के पीछे वो मुझे नुकसान पहुंचाने का कई बार कोशिश किया। लेकिन जब भी उसने कोशिश किया, मैं उसका कोशिश का उल्टा कर दिया और तब से वो मुझसे ज़्यादा और जलने लगा था। लेकिन ऐसा ही जलन उसका चलता रहा। कई बार हमारे साथ उसने धोखा दिया। हाँ, पीठ के पीछे, कभी सामने नहीं आया, लेकिन मैं उसकी हर हरकत को पहचानती थी कि ज़रूर सब कुछ इसी का काम है। इसके बाद वो मेरे पास में एक बार आया था और खुद उसने माफ़ी मांगी कि देखो, जो मैंने सारी गलतियाँ किया है ना, मैं अपने प्यार के खातिर, मैं चाहता था कि सब कुछ तुम लूटने के बाद में जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं रहेगा तब तुम मेरी शरण में आ जाओगी। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने मुझे उल्टा ही कर दिया। उल्टा मैं अब नुकसान में आ चुका हूँ। और सुनो, तुमसे हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करता रहूँगा। इसी वजह से मैं सब कुछ किया हूँ। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि आप उस मिट्टी का बनी नहीं हो। मैं आपका इस चीज़ को आदर करता हूँ। अब हम अपनी दुश्मनी को भुला देते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। मैंने इसके बाद उसको माफ़ कर दिया कि चलो, भूला जब शाम को घर आया ना तो उसको भूला नहीं कहते। अच्छा इंसान था, इसलिए मैंने उसको माफ़ कर दिया। एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था, तंत्र मंत्र मुझसे वो ज़्यादा ही जानता था, तो इसलिए मैं उसकी इज्जत भी करती थी। लेकिन ये जो काम हुआ है ना आज का,
सब कुछ उसी ने किया है। उसको मेरी हवेली का, मेरे फार्म हाउस का एक एक कोना पता है कि मैं कौन सा सामान किस जगह पर रखती हूँ, उसका रास्ता कहाँ से, सब कुछ वो जानकारी रखता है। और अगर मैं कहूँ ना तो सब कुछ उसी का किया धरा है। अब तो जैसे मेरे होश उड़ चुके थे। जब नवीन का नाम सामने आया ना तो मेरा खून गर्म हो चुका था। अब तो वो मैं बुरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मैडम कहने के अनुसार धन, रुपया, आत्मा तक उसने चुरा लिया था। आत्मा के बगैर मैडम जी कुछ भी नहीं थे। आज सबसे बहुमूल्य उनकी जो मैडम जी की अंगूठी था, जो सारी उंगलियों में पहनती थी, वो सब कुछ गायब। उनका जो भी तंत्र मंत्र का सामान था ना, अब उस घर में बचा ही नहीं था। जो तहखाने के अंदर जो शक्तिशाली आत्माएं थी, वो भी आज़ाद हो चुकी थी, उनको भी चुरा ले गया था। अब वो जो तहखाना था ना, अब पूरी तरह से खाली था। मैडम ने जाके पूरा इंक्वायरी कर लिया था, चेक कर लिया था। तो अब उस घर में कुछ बचा ही नहीं था। रुपया, पैसा, धन दौलत, जो कुछ मैडम ने जहाँ छिपा कर रखा था, सब कुछ उस शख्स ने मैडम के कहे अनुसार चुरा लिया था। अब गुस्सा नहीं आया तो और क्या आएगा। अब मैडम ने जो प्लान बनाया था ना, अब मैं मैडम को दाद देने लगा था कि कमाल का प्लान है। हम चोर के घर में चोरी करेंगे, और वो भी रात को नहीं, दिन के टाइम में, जो मैडम ने बताई थी। अब हमें रात ख़त्म होने का इंतज़ार करना था। अब मैडम का कहना था कि अभी अभी ताज़ा ताज़ा जख्म है, इसको घाव नहीं होने देना, बस इस घाव होने से पहले उस जख्म को ही मिटा देना है। हम दिन में उसके फार्म हाउस पर हमला करेंगे अपने तरीके से। अब फिर जो कुछ हमारा लूटा पिटा है उसी के घर में होगा। अब हम वो सारी चीज़ों को कब्जा कर लेंगे और हमारा खेल अब पूरा हो जाएगा। मैं अब सब कुछ समझ चुका था। जो मैडम ने हमें बताया था, अंग्रेज मैडम को ही बताया था। और उस घर में जादू तंत्र करने का कोई भी ऐसा सामान बचा ही नहीं था। सब कुछ वो नवीन नाम का लड़का अब इस घर से चुरा ले चुका था। मैडम जी कहती थी कि वो जो पार्टी था ना, वो पार्टी जानबूझकर दिया हुआ था ताकि हम लोग इस जगह से निकल सके और उसकी नज़रों के सामने में रहे। आज चोरी करने वाला चोरी भी कर ले और उनके सामने भी खड़ा रहे ताकि उस पर शक ना हो। मैडम जी बता रही थी कि नवीन थोड़ी आया था चोरी करने, आपने गुर्गों को भेजा था, और उसमें जो गुर्गे हैं ना, वो भी तांत्रिक है, उसके चेले चपाटी है। सारा काम नवीन के इशारे पे ही हुआ है। और जो भी हमारा लूटा पिटा सामान है ना, धन दौलत, आत्माएं तक, सब कुछ उसके कमरे में ही होगी, कहीं ना कहीं रखा होगा। और हम दिन के टाइम जाएंगे जब वो सोता हुआ मिलेगा। हम अपने सामान पर एक तरह से कब्जा करेंगे और फिर हम चले आएंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि ये नवीन को क्या करना है। प्लान सब कुछ समझ में आ चुका था। मैडम गुस्से में अभी भी थी, कभी कभी रोने लगती थी, लेकिन अंग्रेज मैडम उसको शांत कराती थी। और इसके बाद अब रात जो थी एक तरह से ख़त्म ही हो चुकी थी। सुबह अब होने ही जा रहा था। किरण सुबह का दिखाई देने लगी थी। अब मैं बोला, मैडम जी, अगर हमें दोपहर में चलना है दिन के टाइम में, तो हमें आराम कर लेना चाहिए, शरीर की थकावट दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम रात में सो नहीं पाए। और ऐसा काम अपने होशो हवास में किया जाता है, हम लोग कहीं नींद में आकर के कोई गलती ना कर बैठे। और तब मैडम ने कहा कि हाँ आशीष, तुम बात सही कर रहे हो, जाओ अपने कमरे में आराम करो, और हाँ दोपहर से पहले जल्दी उठ जाना, और उठना तो तैयार हो करके, जैसा मैंने बताया है। आखिरकार आशीष अपने कमरे में आ चुके थे और मैडम दोनों के दोनों अपने कमरे में, वो भी आराम कर रही थी। अब नींद से जब उठे ना आशीष, तो मैडम आवाज़ दे रही थी। उनकी आवाज़ से ही उनकी आँख खुली थी
इसके बाद उन्होंने आवाज़ का जवाब दिया कि जी जी बस मैं आया, बस 2 मिनट दीजिए। इसके बाद आशीष एक तरह से तैयार होकर के ही ड्राइंग रूम में पहुँचे। जब ड्राइंग रूम में पहुँचे तो दोनों मैडम बिल्कुल तैयार थी। और हाँ, मैडम के पास में अब कोई शक्ति बची नहीं थी। ना तो वो शक्तिशाली अंगूठियाँ थी, ना गले में माला था, ना वो काला कपड़ा पहन रखी थी। बिल्कुल सिंपल ड्रेस में थी। आंखों पर जरूर काला चश्मा लगा हुआ था, वो काला चश्मा जरूर पहनती थी। और अंग्रेज मैडम भी अपने पैंट शर्ट में थी, वो भी सिंपल ड्रेस में। और मैं भी वैसे ही कपड़े में था जैसे मैडम ने बताया था। हम फिर एक बार और मीटिंग करने लगे थे। आशीष अब बताती जा रही थी मैडम से। मैडम आशीष को बता रही थी कि कैसे कैसे उस घर में घुसना है, मैडम को क्या करना है, हमें क्या करना है। तीनों लोग का काम बांटा हुआ था। और कहने लगी कि उसका जो सिक्योरिटी है ना, वो हमें पहचानता है, हमें अंदर जाने से रोकेगा नहीं। हम आराम से उस महल में दाखिल हो जाएंगे, उस फार्म हाउस में हम दाखिल हो जाएंगे और हम उसके कमरे तक पहुंच जाएंगे आराम से, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और वो दोपहर में सोता है, दोपहर से लेकर के शाम तक सोता ही रहेगा, दारू पिएगा और नशे में टुल होगा। और वही वक्त है हमें अपना सामान ढूंढने का। और हमें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम इस घर में चोरी करने आए हैं, चोर के घर में चोरी करने, ऐसा भी किसी को लगना नहीं चाहिए। अगर कोई हमें देखता है, रोकता है, अब ऐसी निगाहों से देखता है तो हम बता देंगे, कोई ना कोई बहाना कर देंगे ताकि उसको विश्वास हो जाए। हम ऐसा ना लगे कि हम उस घर में चोरी करने के लिए आए हैं। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। हम तो अपना सामान वापस लेने जा रहे थे। अब उसके नबीन के घर में उसका सामान थोड़ी चोरी करने जा रहे थे। हम चोर नहीं थे, हम तो चोर से अपना सामान वापस लेने जा रहे थे। इसके बाद सब कुछ दोबारा से एक बार और प्लान हुआ, किसके जिम्मे कौन सा काम है, हमें क्या करना है, अब पूरी तरह से याद हो चुका था। और इसके बाद हम कार में सवार थे। हमें दोपहर तक वहाँ पहुँच जाना था। अभी 1 घंटा का समय बाकी था, लेकिन 1 घंटा में हम वहाँ 3 घंटे का सफ़र तय करना था। और मैडम कह रही थी कि चिंता मत करो, वो लंच करता है ना दारू के साथ में, और वो दारू पीते पीते ही लंच करता है। इसके बाद जब पेट भर जाएगा, नशा हो जाएगा, और तभी अपने बेडरूम में जाता है। और इसके बाद वो सो जाता है। और उसके सोने के बाद अब वहाँ का जो सिक्योरिटी है, माली है, जो रखवाली करने वाले लोग हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अब उनको पता है कि नबीन कितने बजे उठेगा, शाम को 7 बजे के आसपास में। उसका दिनचर्या यही था। तो हम लोग उस टाइम तक बड़े आराम से पहुँच गए। इसके बाद वही टाइम पर हम लोग निकल चुके थे। अब जितना लंबा सफ़र तय करना था हमने कर लिया था। अब वाकई में जिस हिसाब से मैडम फार्म हाउस के गेट पर पहुंची, और देखते ही सिक्योरिटी वाले ने, शायद मैडम को कार को पहचानता था, नंबर से वाकिफ था, और गेट खोल दिया। तब वहाँ पर एक शायद उनका नौकर ही होगा, वो कार के पास में आया जब हम लोग कार से उतर रहे थे। वो हाथ जोड़ के बोला कि मैडम जी नमस्ते, साहब तो अब सो रहे हैं। मैडम बोली तो क्या हुआ, हम उनके बेडरूम में जाके मिलेंगे, ये कोई नई बात थोड़ी है। अब जो नौकर था कहने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो जिधर से आया था उधर चला गया। मैं मैडम को देख रहा था, सब कुछ परफेक्ट ढंग से हो रहा था, बिल्कुल भी घबराई हुई लग नहीं रही थी। नौकर को एक लफ्ज़ में सब कुछ बता दिया था, बिल्कुल डरी भी नहीं थी। इसके बाद हम लोग अब कमरे के अंदर ड्राइंग रूम के जो पहला पर्दा था दाखिल हो चुके थे। और मुझे कहने लगे कि आशीष तुम लोग अपना काम स्टार्ट करो, मैडम जी अपना काम स्टार्ट करो। मैं उसके कमरे में जा रही हूँ, मुझे क्या करना है
सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन आप लोग अपना काम स्टार्ट कर दो। हर एक कमरा देखो जो खुला है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर सारा कमरा खुला ही होगा। ज़्यादा अब आपको दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जहाँ शक हो आप देखो। इसके बाद हम अपने काम पर लग गए थे, और सही में जो भी कमरा में हम घुसते, दरवाजे पर हाथ डालते और हैंडल घुमाते, कमरा खुल जाता है। मतलब अब उस शख्स को कोई डर ही नहीं था कि यहाँ पर कोई चोर भी आ सकता है तलाशी लेने के लिए, उनका सामान जो चुरा के लाया है उसको वापस लेने के लिए। और वो तो बिल्कुल आराम से चैन का नींद अपने बिस्तर पर सो रहा था। और इसके बाद हम दोनों पूरा तरह से एक एक कमरा, एक एक जगह छान मारे थे, लेकिन हमारा सामान कहीं पर भी नज़र नहीं आया। और इसके बाद हम लोग निराश हो चुके थे। फिर वो वापस ड्राइंग रूम में आकर के सोफे पर बैठ गए थे। मैडम शायद उनके बेडरूम में थी, और वहाँ क्या कर रही थी मुझे थोड़ा घबराहट हो रही थी, और हम इंतज़ार के अलावा कर क्या सकते थे। अचानक मैडम की आवाज़ आई, आवाज़ जैसे मेरा नाम लेके पुकार रही हो, आशीष आशीष। लेकिन आवाज़ थोड़ा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हम उस आवाज़ की तरफ चल पड़े। अंग्रेज मैडम हम जब एक दरवाजे से हम गुजरने लगे, तब वो आवाज़ सुनाई पड़ी, आशीष आशीष जल्दी आओ। अब हमें दरवाज़ा का पता चल चुका था कि कौन सा बेडरूम है, और उस बेडरूम में हम एक तरह से अंदर चले गए थे। जैसे ही देखा ना, तो शख्स एक बेड पर लेटा हुआ, और जो मैडम थी ना उसके सीने पर सवार थी। अब जैसे काली का रूप धारण कर रखी हो, एक हाथ उसके गले पर और मुक्का बना हुआ, और चिल्ला चिल्ला के मुझे भी आवाज़ दे रही थी, और उससे भी बोल रही थी कि तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, सब कुछ मेरा चुरा के लाया है, बता वो सब कहाँ है, मेरा सामान मेरा वापस कर दे, इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो मैं तुझे कुछ छोड़ूंगी नहीं, आज इसी जगह पर तेरा कत्ल कर दूंगी। मैडम बिल्कुल गुस्से में दिखाई दे रही थी। और वो शख्स अब उन मैडम जी से माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका कोई सामान चुराया नहीं है, मैं आपके घर में कभी गया ही नहीं, यहाँ से हम तो पार्टी में थे, आपके सामने था। मैडम कह रही थी कि ना ना, तू तो बिल्कुल नहीं गया है, तू तो मेरे सामने में था, तेरे गुर्गे गए थे, तू गुर्गे के साथ में चोरी करवाया है, तेरा ही सब काम है, वो सब सामान कहाँ है, मुझे वापस चाहिए, नहीं तो तू समझ सकता है। इसके बाद आप मुझसे कहने लगे, आशीष ज़रा तुम इसको संभालो, तो अपनी पावर का भी इस्तेमाल करो। मैं इशारा समझ लिया था। इसके बाद मैंने उसके दोनों हाथ अच्छी तरह से पकड़ लिए थे, और मैं भी जो अपना खुन्नस था ना उस पर से निकालने लगा था कि बता भाई, कहाँ है हमारा सामान, कहाँ छुपा रखा है, अपने गुर्गे का जगह बता, कहाँ तेरे चेले चाटी हैं जहाँ सामान छिपा के बैठे हुए हैं। हमने इस घर में तो पूरा तलाशी ले लिया, इस घर में हमारा कोई सामान मिला नहीं, तो ज़रूर तेरे साथी के पास में होगा, तो साथी का नाम बता। लेकिन बार बार कह रहा था कि नहीं नहीं, ये काम हमने किया ही नहीं। नवीन बार बार कहता था कि ये हमने काम नहीं किया है, चाहे तुम किसी का भी कसम खिलवा लो, मैं कसम खाने के तैयार बैठा हूँ, मैं ये सब काम करवाया नहीं, ना चोरी करवाया, ना अपने आदमी भेजे थे। ज़रूर ये आपका कोई पुराना दुश्मन होगा जो आपके साथ ऐसा किया होगा। आप याद करो मैडम जी, आप याद करो, ये मेरा काम नहीं है। मैडम जी आप मुझसे कह रहे थे कि आशीष आप थोड़ा कैड़ा हाथ दिखाओ ना, ऐसे तो ये बोल नहीं रहा है। मुझे वही शक्ति को उपयोग करना पड़ा था जो मैं अपने फैक्ट्री में किया करता था, लोहा लंगर उठाने में। अब ऐसा ही मैं बन चुका था। इसके बाद मैंने अपने पैतरे अब दिखाने शुरू किए, लेकिन इतने पैतरे दिखाने के बाद भी वो शख्स वही बात बोल रहा था कि नहीं मैडम जी, हमने आपका कोई सामान चोरी नहीं किया है, ज़रूर आपका कोई पुराना दुश्मन होगा, आप याद कीजिए, आप याद कीजिए।
और मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, इस काम में आपका मदद करूँगा, आपको इस आपका सारा सामान ढूंढवाने में मदद करूँगा, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। मैडम समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें ना करें। ये तो कसम खा रहा है, सब कुछ बोल रहा है कि हमने नहीं किया है, ज़रूर आपका कोई पुराना दुश्मन होगा। और तब आशीष को उसने आवाज़ दिया कि आशीष अब रहने दो। और इसके बाद वो शख्स नवीन जो था उठ कर के बैठा और मैडम जी के आगे हाथ जोड़े एक तरह कांप रहा था कि मैडम जी, सही मायने में मैं एक ऐसा काम आपके साथ कभी नहीं कर सकता। हाँ, जो मैंने पिछली गलतियाँ की मैं आपके समक्ष गया, आपसे माफ़ी मांगी। मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपके प्यार में पागल था। मैं चाहता था कि कैसे भी आप मेरी पत्नी बने, मैं आपको दिलो जान से चाहता था, लेकिन मैं समझ गया कि आप किस मिट्टी की बनी हैं। और इसके बाद मुझे सब कुछ अब जैसा आप चाहती थी वैसा ही मैं कर रहा हूँ। ये काम मेरा नहीं है। ज़रूर मैडम जी, या आप याद कीजिए, कोई ना कोई आपका दुश्मन होगा, पुराना दुश्मन, जो आपके साथ में ऐसा सब किया है। आप देखिए, अपने दिमाग को टटोलिए। इस काम में मैं आपका ही मदद करूँगा। आपकी शक्ति गई है, लेकिन मेरी शक्ति तो है ना। मेरे पास तंत्र मंत्र सब कुछ है, और वो तंत्र मंत्र से मैं सब कुछ जानने में आपकी मदद करूँगा कि ये कौन कराया है। आपका जो सारा सामान, धन दौलत, वो आत्माएं कहाँ गई हैं। मैं इस काम में आपकी मदद करूँगा। अब सही में जो नवीन बात कर रहा था ना, वो मेरे पल्ले भी बैठ रहा था। हाँ, मैं मैडम जी से कहने लगा कि मैडम जी, ये आदमी सही बोल रहा है, हम लोग को इस पर बात पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, आपकी शक्ति गई है, इसकी गई नहीं है। इसके पास जो है तंत्र मंत्र का ज्ञान, आपकी नज़र में तो ये बहुत बड़ा एक तरह से ज्ञानी है, तो इससे हम लोग क्यों ना उस चीज़ को ढूंढे। मैडम कहने लगी, आशीष तुम सही कह रहे हो, चलो आप भाई उठ के बैठो और देखो, अब मैं जो बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनना। मुझे अपनी हर चीज़ वापस चाहिए, और तुम इस चीज़ को पता लगा के दोगे, और वो भी जल्द से जल्द। वो नवीन जो था ना, कहने लगा, मैडम मुझे 2 दिन का मोहलत दीजिए, 2 दिन मात्र। और 2 दिन में सारा मैं धन, आपका जो भी सामान आपके कोठी से गया है, और वो मैं पता लगा लूँगा। अब फिर मैं आपके कोठी पर ज़रूर आऊँगा। हम सब चलेंगे उस जगह पर जिसने आपके साथ ये किया है। मैं आपका पूरा मदद करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। अब इसके बाद अब कोई चारा बचा ही नहीं था। हम आपस में इशारे में अब समझ चुके थे। मैडम कहने लगी, ठीक है, हमने तुम्हें 2 दिन दिया, और तुम पूरी जानकारी लेकर के हमारे घर पर आओगे। वो नवीन मान चुका था। अब फिर हम लोग अब वहाँ पर रुके नहीं, लेकिन वो रुकने के लिए बोलता रहा कि आप अभी मत जाइए, रुकिए रुकिए, सेवा का मौका दीजिए। अब वो पहले मैडम से प्यार जो करता था, अभी लगता था कि अभी भी प्यार में ही है। तभी तो इतना कुछ होने के बाद भी वो मैडम को बड़ा नरमी से पेश आ रहा था। बार बार कह रहा था कि मैडम जी रुकिए ना, रुकिए ना, सेवा का मौका दीजिए ना। लेकिन मैडम जी कहने लगी, नहीं नहीं, सेवा का मौका हम ज़रूर देंगे, लेकिन तुम पूरी जानकारी लेकर के हमारे पास आओ, और हमारा सब सामान मिल जाएगा, तब हम समझेंगे कि तुमने हमारी मदद किया है, हम काबिल समझेंगे तुम्हें। और इसके बाद पैर फटकती हुई मैडम जी निकल चली, साथ में आशीष और साथ में अंग्रेज मैडम। कार में सवार हुआ और जिधर से आए थे उधर निकल गए थे। रास्ते में आशीष पूछते रह गए कि मैडम जी, क्या वो पक्का ये काम कर पाएगा। तब मैडम मुस्कुरा के कहने लगी कि देखो आशीष, आज भी वो मेरे प्यार में पागल है, वो चाहता है कि मैं उससे प्यार करूं। आज भी वो मेरे पे मरता है, वो ज़रूर करेगा, देखना। अब मैं बताऊं, वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा जानकार है, और वो काम को ज़रूर करेगा। देखना, वो सब कुछ करके हमारे पास आएगा 2 दिन के अंदर में ही, और हम
फिर अपने धन को प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। और इसके बाद कार का स्पीड मैडम जी ने बहुत तेज़ कर दी। शायद जल्द से जल्द अब पहुंचना चाहती थी फार्म हाउस पर। तो दोस्तों, ये है कहानी आज की। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये जो पारस की कहानी है ना, अब मैं मंडे को लेके आऊँगा। कल अरुण की कहानी आएगी। जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि वीकेंड पर ये दोनों कहानियाँ आया करेंगी। तो आज शनिवार का दिन है, तो आज मैडम जी की कहानी, और कल रविवार है तो अरुण की कहानी, और सोमवार को आप जो पारस की कहानी है वो मैं लेके आऊँ। दोस्तों, अब समय है लोगों का नाम बताने का। तो पहले जो नाम है ना, बजेंद्र सिंह मणिपुर, और दूसरा नाम है विजय सिंह, उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा है। तीसरा जो नाम है वो है अकील खान जी, वो हैं कांकेर जिला छत्तीसगढ़ से। और चौथा नंबर है प्रज्वल यादव जी का, लेकिन उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा है। पांचवा नाम है दिनेश मिश्रा जी का, जो है लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से। छठा नाम है BL मीना जी का, वो राजस्थान के रहने वाले। सातवां नाम है अरुण कुमार तिवारी जी का। आठवां नाम है दिनेश नायक, मुंबई महाराष्ट्र से। 9 नंबर है सरफराज अहमद अंसारी, गुजरात से। 10वां नंबर है शफीक शेख, भावनगर, गुजरात से। 11 नंबर है श्याम मोहन मिश्रा जी, वो है रायबरेली, उत्तर प्रदेश से। अब 12वें नंबर पर हैं प्रेम सिन्हा जी, वो है रांची, झारखंड से। 13 नंबर पर हैं इंद्रपाल जी, जो हैं गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। 14 नंबर पर हैं गांव नौशारी, विठल सिंह राजपूत। 15 नंबर पर हैं चंदन निहाल जी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। 16 नंबर पर हैं गुरप्रीत सिंह जी। 17 नंबर पर प्रभास कुमार जी, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। 18 नंबर पर हैं सईद जी, जो हैं कराची, पाकिस्तान से। 19 नंबर पर हैं अशोक जी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। 20 नंबर पर हैं वैभव देशकर जी। 21 नंबर पर मीनू जी हैं, जो हैं रांची, झारखंड से। 22 नंबर पर सुनीता मलिक जी, जो हैं लालबाग, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश से। 23 नंबर पर अनिल कुमार गुप्ता जी, जो हैं लुधियाना, पंजाब से। 24 नंबर पर हैं बीना जी, जो रहती हैं शाहदरा, दिल्ली में। 25 नंबर पर रूपा कुमारी जी। 26 नंबर पर राम विलास मौर्य जी, जो गोरखपुर, लखनऊ के निवासी हैं। 27 नंबर पर राजवंत कौर जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, जो मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है ना, ये हर रोज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारी कहानी, ये जो कहानी है बहुत लंबी होती है, और थोड़ा सा आप लोगों को भी धैर्य रखना चाहिए। ये जो प्रोग्राम है ना, मैं बुधवार और शनिवार को ही लेके आऊँगा। आप फिर आगे देखते हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना होगा, बदलाव करना होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि शनिवार मैडम जी की कहानी आएगी, और रविवार को हम रखेंगे अरुण की कहानी को, जब तक चल रही है। और सोमवार को अभी जो कहानी चल रही है, जो पारस जी की, वो कहानी लाऊंगा। जब तक उसका लास्ट एपिसोड है वो चलती रहेगी। अब बीच बीच में और भी जो कहानी है ना, जो मेरे पास में आकर के जमा हुई पड़ी है, जिन भाइयों ने भेजी है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी भी कहानी मैं लाता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में जो घंटी है ना, घंटी को दबा दीजिएगा। और फिर मिलते हैं ना कल अरुण जी की कहानी में। नमस्कार।